चलिए देखो, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डेनियल सेल पर बात की थी ना, कि डेनियल सेल क्या होता है। किसी भी विद्यार्थी को डेनियल सेल में कोई दिक्कत है? डेनियल सेल में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सब समझ में आ गया था ना? देखिए, डेनियल सेल के मैकेनिज्म से ज़्यादा जरूरी उसका दो चीज़ों पर ध्यान देना। बिल्कुल शांत रहना बच्चों, ठीक है? ओए शांत रहो। डेनियल सेल में क्या आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था उसमें ये समझाना। देखिए, उस पर एक तो डेनियल सेल पर सवाल आएंगे, जो सवाल करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें पता होनी चाहिए थी। जैसे कैथोड कौन होता है, कैथोड होता है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेफ्ट में कौन होता है, राइट में कौन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सेल रिएक्शन आना चाहिए, सेल रिएक्शन लिखते समय आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकालने आने चाहिए। फिर कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए गुणा भी करते हैं, ठीक है? उसके कोएफिशिएंट याद रखने चाहिए, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद आप लोगों का अगला टॉपिक है, आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव। बताइए क्या है, क्या था? 2Fe +3, फिर अच्छा AQ, हाँ ठीक, प्लस 2I माइनस AQ, हाँ 2Fe +2 AQ, ठीक है, प्लस I2, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए। तो इसमें इस रिएक्शन को देखकर तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। एक बात बताना, कल वाले क्लास में शायद आप लोगों को पता था, कल वाले क्लास में क्या था, जो एनोड था, ध्यान दीजिएगा, एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता था कि रिडक्शन होता था? ऑक्सीडेशन, सही है ना? तो एनोड का होता है ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड था, कैथोड के पास क्या होता था? रिडक्शन। मतलब एक तरह से ऑक्सीडेशन, जो मतलब एनोड कहां पर स्थित था, जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड होता है, और एनोड कहां था, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। और कैथोड कहां पर था? ये राइट में था। बात को समझे? तो एक यहीं पर बस पहचान लो कि कौन जो है, कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, सब काम खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहां पर जरा ध्यान देना, ये Fe+3 से क्या हो रहा है, Fe+2। बताओ, इलेक्ट्रॉन त्यागा है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है? ध्यान से देखना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 हो रहा है, Fe+3 से +2 हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसे मिला है ना, ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच्चों गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, यहाँ पर गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन जब भी गेन होता है, इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो Fe है वो कहाँ पर यूज होने वाला है? कैथोड के रूप में यूज होने वाला है। बात समझे? कैथोड के रूप में यूज होने वाला है, नहीं? अच्छा, आयरन पर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है, बोल समझे, तुम लोग समझे कि नहीं से? और इधर आयरन पर क्या है? +2 चार्ज है। अच्छा, +3 चार्ज का मतलब क्या रहा होगा, कि ये जो मेटल आयरन है, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ ना, अरे तो बहुत बेसिक सी बात है कि कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना उस पर क्या आता है? प्लस आता है। तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है कि त्याग रहा है, इसका मतलब 3 प्लस है, तो दिखाई दे रहा है। यहां पर जरा देखो, ये इस पर +2 चार्ज है, +2 चार्ज होने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाली स्थिति में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इस वाली स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यहां से यहां तक आने में कितना, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, अब कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो मतलब रिडक्शन वाले प्रोसेस में क्या होता है? रिडक्शन में कैथोड बन जाता है, मतलब जो आयरन बनेगा, ये आयरन क्या बन जाएगा? कैथोड बनेगा। किसी कोई दिक्कत? अब बाकी का इसका चेक करने की क्या आवश्यकता है? वही क्या बनेगा? एनोड बन जाएगा। फिलहाल चेक कर लीजिए, यहां पर कितना चार्ज है? माइनस का चार्ज है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एक लिया हुआ है किसी का, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लिया है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, यहाँ पर -1 का चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो लिया था वो डोनेट कर दिया।
माइनस चार्ज किसी पे कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी का रखता है। जब इलेक्ट्रॉन रखा है तो इसीलिए -1 चार्ज दिखाई दे रहा है, और यहां से यहां तक आने में देख रहे हो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी का लिया नहीं है, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन लिया था वो दे दिया, आयरन को दिया होगा ना, वही बगल में तो है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया, अगर ध्यान से देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? डोनेट किया है। डोनेट का मतलब दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब कोई डोनेट करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा? एनोड। मतलब यहां पर जो आयोडीन है ये क्या बनने वाला है? एनोड बनने वाला। क्लियर हो गया? खत्म। अब यहां से तुम लोग चाहोगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन बना, सेल बना सकते हो, चाहोगे तो बना लोगे ना सेल? बना लोगे सेल? अच्छा, हम ही बनाए। चलो देखो, अब जरा ध्यान देना। अच्छा, ये Fe+3 से Fe+2 हो रहा है, ध्यान देना। देखो यहां से 2Fe+3 से क्या हो रहा है? एक्वा सोल्यूशन में है, चाहे जैसे भी समझो। क्या हो रहा है यहां पर? 2Fe+2 हो रहा है, ठीक है ना। वैसे तो ये एक्वा सोल्यूशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, 2 स्टेप में से देखा जा रहा है। फिर दूसरा वाला जरा ध्यान दीजिए, ये कब ऐसा होता है? इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया यहाँ पर? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो इसे लिखना चाहेंगे लिखेंगे 2Fe+3 ऑब्लिक का चिन्ह Fe+2, और कहाँ चला गया यह? एक्वा सोल्यूशन में। फिर आप यहाँ पर बनाएंगे डबल ऑब्लिक, जिसे साल्ट ब्रिज बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों? आयोडीन, तो लिखेंगे 2I+1 एक्वा सोल्यूशन, और फिर किसमें बदल जा रहा है? आयोडीन सॉलिड में। हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, खत्म। समझे क्या तुम लोग? तो ये हो गया। चलिए, तो ये कल की बात थी। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ में आएगा। आगे बढ़े, शुरू करें। चलिए, चलिए बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको समझाने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, इस बात को जरा समझिए। इलेक्ट्रोड विभव के लिए एक बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड विभव के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, कोई बर्तन है, कोई वेसल है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, कल इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। इसमें बस ध्यान ये दीजिएगा कि जिसका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी का इसमें मेटल डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसी का इसमें मेटल डाल दीजिएगा। चलिए, ठीक है। चलिए, ठीक। देखिए, हम कोई भी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कोई विद्युत अपघट्य लेंगे, कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कोई ले लीजिए, ठीक है। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एनीथिंग्स इलेक्ट्रोलाइट लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जिसका भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी का यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। उसी का मेटल का राड होना चाहिए, मेटल धातु होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कुछ भी हो। अब इस इलेक्ट्रोलाइट का ले लेंगे हम लोग एक्वा सोल्यूशन, जली विलयन, और जली विलयन में इसको क्या करते हैं? घोल बना करके इसी में जो है कि इस
मेटल को, इस रॉड को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद बच्चों यहां पर एक काम होगा, कुछ ऐसी चीजें मतलब होंगी यहां पर कि इस बिलियन, ये जो बिलियन बना है, जो ये घोल बना है, इस बिलियन की सतह, जरा ध्यान दीजिएगा, इस बिलियन के सतह या इसके सरफेस और इस मेटल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शांत रहो बाबू। इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट में कोई मेटल डालेंगे, विद्युत अपघट्य के घोल में कोई मेटल डालेंगे। मेटल किसका डालेंगे? जिसका इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसी का क्या डालने वाले? मेटल डालने वाले। एग्जांपल के तौर पर अगर जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो उसमें मेटल किसका पड़ने वाला है? जिंक का पड़ने वाला है, ठीक है ना। अगर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर का पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग। पोटेशियम सल्फेट का है तो पोटेशियम का डाल दीजिए, जिसका इलेक्ट्रोलाइट उसी का मेटल। ऐसा करने के बाद जब हम इस कंटेनर में, इस सॉल्यूशन में उस मेटल को डुबाते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, इस मेटल और इस लिक्विड या इस सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को मैं लिखता हूं कि धातु इलेक्ट्रोड तथा बिलियन के सतह के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु इलेक्ट्रोड तथा बिलियन की सतह के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न हो रहा है उसको भी हम बताएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी ये समझो कि जब बिलियन और मेटल के बीच में क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर। और विभवांतर के बारे में बहुत कुछ न कुछ पता होगा, ऐसा थोड़े ना। फिजिक्स में कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं इस समय? ये वही पढ़ रहे हैं, तो वही उस लेसन की शुरुआत यही तो यहीं से तो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सही है ना। तो ऐसे समझो कि इस मेटल और इस सॉल्यूशन के मध्य में क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। ये विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है भी बताएंगे, परंतु विभवांतर जब उत्पन्न हो जाता है तो इसी विभवांतर को विभवांतर क्या है? पोटेंशियल, ये विभव ही है। यही विभवांतर हम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे बोलेंगे, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं किससे? ई से। क्या बोलेंगे? ई से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कुछ नहीं है। अब समझना यह है कि सर ऐसा क्या हुआ कि धातु इलेक्ट्रोड के और इस बिलियन की सतह के बीच विभवांतर उत्पन्न कैसे हुआ, ठीक है ना। जब विभवांतर उत्पन्न हुआ उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव बोल रहे हैं। तो इस बात को जरा समझते हैं। ठीक है, इस बात को समझते हैं, जरा देखो। एक बात पहले ये डाइजेस्ट करो, जब हम विद्युत अपघट्य कोई ले रहे हैं उसके अंदर उसी का मेटल डालेंगे तो उसके साथ 3 घटनाएं घटेंगी। फिर से सुनना, जब किसी विद्युत अपघट्य को घोल बनाकर, किसी विद्युत अपघट्य का घोल बनाकर उसके अंदर उसी का मेटल डाला जाएगा तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं? 3 घटनाएं घट सकती हैं। किसके साथ? रॉड के साथ, इलेक्ट्रोड के साथ। समझ पा रहे हैं? जो ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के साथ कितनी घटनाएं घट सकती हैं? 3। एक घटना पर बात नहीं करनी है, 2 घटना पर बहुत सारी बात करनी है, ठीक है ना। कौन कौन सी वो घटनाएं जरा ध्यान देना। अभी अगर हम ओरल बताएं, एकदम लोकल लैंग्वेज में बताएं तो ये समझिए, अगर हम उसी विद्युत अपघट्य के विलयन में उसी का मेटल डालेंगे तो पहला केस ये हो सकता है कि वो रॉड गलने लगेगा। जो रॉड इलेक्ट्रोड है वो गलने लगेगा, मतलब दुबराने लगेगा, ऐसे समझो। दूसरा केस ये होगा कि उस मेटल को उसके विद्युत अपघट्य के विलयन में डालेंगे तो वो क्या? मोटा होने लगेगा, मोटाने लगेगा। 2 केस बन गया। तीसरा तो वैसे भी समझ गए, ना ही दुबराएगा ना ही मोटाएगा, जैसा वैसा का पड़ा रहेगा। तो मैं तीसरे केस की बात नहीं करूंगा, हम उनकी बात करेंगे जो दुबराने मोटाने वाली कहानी है, समझे। ये तीनों को समझाएंगे क्या मामला है, लेकिन अभी हम 2 पर बात करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी बात कर लें? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, गलने वाली बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहीं पर बात कर लें।
तो यहां पर हम देख लेते हैं पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1। अच्छा यहां पर मैं बोला हूं, सुनो जरा ध्यान देना, केस नंबर 1 को समझते हैं। और केस नंबर 1 को ऐसे समझो, मान लो कि हमने हमने इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट, किसी का नाम नहीं ले रहे, जनरल केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स में हम उसी का क्या डाल देंगे, मेटल डाल देंगे, उसी का क्या डालेंगे, मेटल, ठीक है। मैं चलो इसका नाम भी ले लेता हूं। मान लीजिए ये जो मेटल है, ये जो मेटल रॉड है, ये मान लीजिए यम है, मेटल तो मैंने यम बोल दिया, सपोज दैट यम है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब इसी का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया होगा, मतलब मेटल इलेक्ट्रोलाइट, मेटल इलेक्ट्रोलाइट, बात को समझिएगा, जिसका मेटल उसी का इलेक्ट्रोलाइट। तो एक बात बताना, जो सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाए होंगे तो क्या सॉल्यूशन में इस मेटल्स के आयंस होंगे ना, देखो इसमें भी प्लस होगा, मतलब केटायन में, इसमें भी क्या होगा, माइनस एनायन में। केटायन के रूप में इसी मेटल का होगा, केटायन के रूप में m प्लस n के रूप का, मान लीजिए सपोज दैट n इलेक्ट्रॉन त्याग कर होगा, और इसी का क्या होगा, कोई एनायन होगा। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन में केटायन भी हैं और एनायन भी हैं, परंतु केटायन इसी मेटल का होगा। जैसे मान लो सपोज दैट कि यहां पर जिंक, अगर जिंक का लिए हैं तो इसमें लिए होंगे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, तो ये ब्रेक डाउन होगा तो Zn+2 में ब्रेक होगा और SO4-2 में ब्रेक होगा। तो आइए होगा तो ये Zn है, तो इस Zn का ही तो यहां पर आयंस बन रहा है, तो वही तो जो मेटल होगा केटायन के रूप में उसी का केटायन होगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीजें ठीक है, इस बात को जरा समझते हैं आगे। अब समझो, अब इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, मान लीजिए जो हम मेटल लिए हैं, ठीक है ना, जो मेटल लिए हैं, इस मेटल की टेंडेंसी को मान लीजिए, मेटल की टेंडेंसी मान लीजिए क्या होने की, गलने की है, दुबराने की है। तो ये तो भाई लोकल लैंग्वेज में समझने गलने या दुबराने वाली कहानी ना, वास्तव में मान लीजिए मेटल की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब इस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। मतलब जो धातु की प्रवृत्ति है, जो धातु की प्रवृत्ति है, मान लीजिए क्या है, ऑक्सीकृत होने की है, ऑक्सीकृत होने की है, ये ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मान लीजिए इसकी टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीडाइज होने की। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझना। ऑक्सीडाइज होने का मतलब जो ये मेटल है, जो सॉलिड फॉर्म में है, यह इस विलयन में इसको डालते ही अब ये लगा गलने, अब ये टूट करके, जरा ध्यान देना, ये टूट करके मान लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, ये तो मेटल की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। मान लीजिए इसने कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, n इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस n इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। बात को समझ पा रहे हो? आइए टूट कर कहां जाएगा, जरा ध्यान देना, जब ये टूटेगा, ये गलेगा, ब्रेक डाउन होगा या इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये कहां पर उतरेगा, इस सॉल्यूशंस में उतरेगा। तो ये जो केटायन है ये कहां पर उतरने वाला है, एक्वा सॉल्यूशन में, ऐसे सॉलिड फॉर्म में था। तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से समझना। अब देखो ऑक्सीडाइज होते होते, देखो ऑक्सीडाइज होते होते एक समय ऐसा आएगा कि अब ऑक्सीडाइज की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जितना ऑक्सीडाइज होना था हो चुका है, जितना गलना था गल चुका है, जितना दुबराना था दुबरा चुका है। बात को समझे? ऐसी कंडीशन में मतलब बोल सकते हो कि साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब ये हुआ कि जितना उसे ऑक्सीडाइज होना था हो चुका है, उस अवस्था में, मतलब इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था को बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में। अब एक बात बताना कि ये जो केटायन के फॉर्म में इस विलयन में उतर रहे हैं सब आयंस, एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, ये कहां पर होगा, ये रॉड पर होगा, ये कहां पर, रॉड पर। और ये जो केटायन आ रहा है ये कहां जा रहा है, एक्वा सॉल्यूशन में। तो समय के साथ साथ इस पर क्या चार्ज देखेगा, माइनस का चार्ज देखेगा, इस पर माइनस का चार्ज देखेगा। और समय के साथ साथ ये जो विलयन होगा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल केटायनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केटायनिक। बात समझ पा रहे हो?
तो बड़ी सिंपल सी बात है, जरा एक बात बताना, जहां पर चार्ज सेपरेशन होता है ना, जहां पर चार्ज सेपरेशन होता है, आवेश कहीं पर अगर मान ली सेपरेट हैं, कुछ से मतलब कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चार्ज सेपरेशन का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसे समझो कहीं पर चार्ज रखा गया तो वहां पर विभव उत्पन्न हो गया। चार्ज कहीं पर रखो तो क्या उत्पन्न हो गया? विभव। और जब चार्ज कुछ दूरी पर दो दो जगह स्थिर है तो उनके बीच में क्या देखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस सतह, देखो ये जो सतह है बच्चों, ये विलयन का जो सतह है और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जरा ध्यान से देखो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस नजर आ रहा होगा? अरे ये भाई माइनस का चार्ज इस पर जमा हुआ है, इस पर प्लस का चार्ज, एक तरह से देखा जाए तो यहां पर चार्ज सेपरेशन दिख रहा है। तो इस विलयन के और इस इलेक्ट्रोड के, मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं क्या ऐसे कि समयावस्था में, समयावस्था में, समयावस्था में विलयन के सतह, विलयन के सतह और इलेक्ट्रोड के बीच जरा ध्यान देना, समयावस्था में विलयन के सतह और इलेक्ट्रोड के बीच आक्सीकरण से उत्पन्न विभव या उत्पन्न विभवांतर, अब ध्यान दीजिएगा, उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। परंतु ये इलेक्ट्रोड विभव किसके वजह से उत्पन्न हुआ है? आक्सीकरण की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो उत्पन्न विभवांतर आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। सही है? देखो समयावस्था में मतलब जितना उसे ऑक्सीडाइज होना था हो चुका है। तो समयावस्था में विलयन के सतह और इलेक्ट्रोड के बीच आक्सीकरण से उत्पन्न विभवांतर आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्लियर हो गया? यही है। आइए ऑक्सीकरण विभव ही क्या हो गया? इलेक्ट्रोड विभव ही बोल सकते हैं, कोई जनरल बात नहीं है। यहां से अगर इसका सिंबल वगैरह के माध्यम से लिखना चाहेंगे तो सिंबल से चाहेंगे तो ऑक्सीकरण विभव, वैसे भी इलेक्ट्रोड विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। और ये ऑक्सीकरण विभव है तो ऑक्सीकरण विभव को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे बोल सकते हैं ओपी। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई ओपी से। क्या बात को समझ पाए? ये हो गया इलेक्ट्रोड विभव को ई से और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव किसे? ई ओपी से। तो एक तो केस ये हो गया, इसी केस पर बात करें तो अभी कितने केस है? एक केस पर और बात करना है। और वो जो दूसरा केस होगा जस्ट इसी का क्या होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2। अच्छा, इसमें केस नंबर 1 अगर मैं बोला इसे तो क्या मैं केस नंबर 1 को, क्या इसे हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मतलब जो केस नंबर 1 की बात करनी थी वो कौन सी बात थी? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव की बात थी। बात समझ पा रहे हैं? ये हो गया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस पर, और सिंपल सी बात है कि जो दूसरा केस होगा वो क्या होगा? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। समझ पा रहे हैं? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव उसी का जस्ट अपोजिट होगा। अब इसमें एक समझते हैं, थोड़ा तिरछा लिखते हैं, कोई बात नहीं चलेगा।
मान लीजिए अब सेम टू सेम कहानी रहेगी बच्चों। अब इसमें काम कर लेते हैं। मान लीजिए कंटेनर लेते हैं, सपोज दैट कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर, और इस कंटेनर में भाई इलेक्ट्रोलाइट ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में कोई इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, ठीक है। परंतु ध्यान रहे कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी का क्या इसमें लेने वाले हैं? मेटल लेने वाले हैं। उसी का ले लेंगे मेटल, लीजिए, उसी का मेटल ले लिया, ठीक है। अब हम मानकर चलते हैं यहां से, चलिए, या इसको बोल लीजिए मेटल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब उसी का क्या ले लेंगे हम लोग? एक्वा सॉल्यूशन। और हम मानकर चल रहे हैं कि इस बार जो मेटल की टेंडेंसी है, सपोज दैट इस बार जो मेटल की टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, सपोज दैट मान लीजिए क्या है? रिड्यूज होने की। रिड्यूज होने का मतलब अपचयित होने की, मतलब धातु की जो प्रवृत्ति है, धातु की प्रवृत्ति क्या मान लीजिए? अपचयित होने की, अपचयित होने की, ठीक है ना। अगर अपचयित होगा तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर रिएक्शन के माध्यम से लिखना होगा तो किस फॉर्म में लिखेंगे? देखिए, अच्छा एक बात तो कन्फर्म है ना कि मान लीजिए कि इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ये इसमें भी प्लस होगा, इसमें भी क्या होगा? माइनस होगा। फर्क बस इतना है कि जिसका मेटल होगा, जो भी मेटल होगा, मान लीजिए मेटल का नाम कुछ दे दें, समझ लीजिए कि ये जो मेटल है, क्या नाम दे दें बोलो? चलो, इस मेटल, ये जो भी मेटल है, मेटल जो राड है, इसका कुछ नाम दे दें। इसे यम बोले हैं तो मेटल का दूसरा नाम क्या दे दें? कुछ बोलो, चलो एक्स बोल दें। चलिए, मेटल का राड है वो क्या मान लीजिए एक्स है। तो अगर इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? जरा ध्यान देना। इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं जरा ध्यान देना, ये अगर मेटल है तो मेटल का जो केटायन होगा वो भी इसमें होगा, एनायन के रूप में जो होगा सो होगा ही होगा। क्लियर हो गया? तो ये जो होगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें करता क्या, जरा ध्यान। ये तो क्या था? इस तो ऑक्सीडाइज हो रहा था। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये इसका, इस राड का ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहाँ से राड के जो एटम थे वो टूट करके इसमें सॉल्यूशंस में उतर रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ करके। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता था? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? इस विलयन का जो केटायन है, इस विलयन का जो केटायन एक्स प्लस यन है, ये क्या करेगा? जाकर इस मेटल से, ये जो भी मेटल है, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींच करके जाकर इसी पे क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसकी माया, ये अब ये जाने नहीं होता। नेचर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपने आप होती रहती है स्पॉन्टेनियस रूप से। ये जितनी भी घटनाएं हैं, ये घटना कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। ऐसा क्यों हो रहा है हमको नहीं पता, ये भगवान की माया, ठीक है ना। कहीं पर मान लीजिए स्पॉन्टेनियस रूप से घटनाएं घट रही हैं। क्लियर हो गया? अब एक बात जरा ध्यान समझना। ओए बाबू चलो बाहर जाओ, हटो, निकलो यहाँ से, मोबाइल लेकर बाहर जा, बाहर निकलो। क्यों मोबाइल चला रहे हो बाबू? 24 घंटा में कुछ समय पढ़ने आए हो फिर उसमें मोबाइल चला रहे हो, अच्छा नहीं है यार। जब तुमको सब पहले से सब कुछ पता होता है तो झूठे ही पढ़ने आ रहे हो। फ्री उरी का पैसा हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुमको सब कुछ पहले से पता है तो बाबू कोचिंग वोचिंग का शौक छोड़ दो, है कि नहीं है? क्योंकि पिता एक पैसा कमाता है, बड़ी मेहनत से कमाता है। कभी उसके पास बैठकर देखना, घर पर सहूलियत से रह नहीं पाता है, कभी यहाँ की चिंता कभी वहाँ की चिंता, शुद्ध से परिवार से बोल भी नहीं पाता है। आप लोगों के लिए इतना परेशान होता है, और आप लोग आकर अपने मस्ती कर रहे हैं। दो ही काम हो सकता है, या तो एकदम आ नहीं रहा है, या तो एकदम बहुत आ रहा है। जब बहुत आ रहा है तो कोचिंग करने की क्या हो सकता है भैया? क्यों यहाँ पर मदद के लिए आ रहे हैं? सर हमको समझा दीजिए, बता दीजिए। शौक है तो शौक के लिए बहुत सारी कोचिंग्स हैं, हम शौक के लिए नहीं पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये है, जब बच्चे का फोकस 100% आता है तो मेरा भी 100% आता है, और चीज़ें अच्छी लगती हैं और मन भी लगता है। जब हम किसी बच्चे को सिखाते हैं, जब वो समझता है ना, तो उसके चेहरे पर जो खुशी आती है हमको बहुत अच्छा लगता है। बस उसी के लिए हम लोग जीते हैं, उसी के लिए जीते हैं। एक टीचर, हर कोई टीचर इसी के लिए जीता है। बात समझ पा रहे हो? हो सकता है तुम्हारे दिमाग में होगा सर पैसे के लिए आप पढ़ाते हैं। पैसे के लिए पढ़ाना होता ना, जितने कम सैलरी हम लोग पढ़ाते हैं ना, उतना उससे ज़्यादा सैलरी में हम लोग नरेगा में मिल सकती है पैसा। कभी देख लेना तुलना करके, सच बता रहे हैं। लेकिन एक शौक होता है, एक प्रोफेशन होता है, तो हमको खुशी मिलती है आपको सिखा करके। आप कुछ नया सीखेंगे तो अच्छा लगता है। आपका बिहेवियर उल्टा चल रहा है, क्लास में बातें कर रहे हैं, क्लास में मोबाइल चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है, सुधार कर लीजिए। ये मेरी क्लास में नहीं, किसी भी क्लास में ऐसा मत करिएगा, बहुत बुरा लगता है अंदर से। आइए, तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स में जो केटायन है, इसी मेटल का केटायन है,
वो क्या करेगा, राड से इलेक्ट्रॉन को खींच करके, एक्सेप्ट करके, गेन करके जाकर राड पर चिपक जाएगा। इसीलिए बोलते ये मोटा रहा था, इसीलिए मैं बोला था समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं तुम लोग समझ रहे हो कि ये जो मेटल है एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, ठीक है ना। रिड्यूज मतलब अपचयित हो रहा है, अपचयित मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो अगर बच्चों इसको रिएक्शन के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि जो X नाम का मेटल है वो आयंस है, वो एक्वा सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब जली विलयन में ये क्या करेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार N इलेक्ट्रॉन छीना। कहां से छीना, राड से छीना, और ये किसी में बदल गया, X सॉलिड में बदल गया, जाकर चिपक गया, ये रिएक्शन हो गया। और स्पष्ट, अच्छा ये कहानी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। क्या दिख रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई गेन करता तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या बातें समझ पा रहे हो क्या, बस यही है। अब एक बात बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन ये छीनेगा तो जब कोई इलेक्ट्रॉन भाई डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन छीना जाता तो उस बेचारे पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का, प्लस का, प्लस का, प्लस का, पूरा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहां से जो केटायन था वो निकल कर जाकर राड पर चिपक रहा है, तो समय के साथ साथ बच्चों ये कैसा हो जाएगा, एनायनिक हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो इस कंडीशंस में जब ये जितना इसको रिड्यूज होना था हो चुका है, जितना अपचयित होना था हो चुका है, जितना मोटाना था मोटा चुका है, उस कंडीशन में मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस विलयन के सतह तथा इलेक्ट्रोड विभव की सतह के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव में ये ऑक्सीकरण के बजाय अपचयन से हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। बात को समझे क्या, बस यही है। तो यही बात यहां पर चिपका देंगे, वही बात को लिखेंगे यहां पर। क्या लिखेंगे कि साम्य अवस्था में विलयन के सतह और इलेक्ट्रोड के बीच अपचयन से उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है बताओ, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या बात को समझ पा रहे हैं, ये कहा। अब मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव बोलें या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलें या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलें, क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहां पर इलेक्ट्रोड विभव को ई से, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को ई ओपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको क्या किसे डिनोट कर सकते हैं, ई आप आरपी से, रिडक्शन पोटेंशियल। बात को समझे क्या, इसी से बोलना हो तो ऐसे बोलते हैं क्या, ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शॉर्टकट में सीधे क्या बोल देते हैं, अपचयन विभव, सीधे अपचयन विभव खत्म। इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्ट में क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी को दिक्कत, इसका मतलब ये हुआ, अगर देखा जाए यहां से तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सर जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ई होता है यह दो तरह का होता है। क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, और एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात को समझे क्या, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बात और करना चाहेंगे, एक बात बताना मुझे, क्या ये बात बोलना सही है कि गलत है, बस तुम लोगों को बात रखनी है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या कि जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होता है ये नेगेटिव होता है, और जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है ये पॉजिटिव होता है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या, नहीं बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ये पोटेंशियल प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बात को समझे, ये मत बोल देना कि आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव सिर्फ क्या होगा, माइनस का। अरे कैसे, अरे भाई इसमें भी प्लस है इसमें माइनस है, तो डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस तो प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी। ये धारणा मत बनाना कि आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, ये दोनों हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और बच्चों माइनस में भी हो सकता है। कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा ये उसकी माया, उसका नेचर देखेंगे सिचुएशन पर। क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा इलेक्ट्रोड विभव, और आपको समझाते हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, उस पर बात कर लेते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव को, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहला धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति इस पर मतलब इस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर धातु की प्रकृति बच्चों अलग अलग होगी, धातु अलग, सारी स्थितियां समान रखो, अगर मेटल अलग कर दोगे, मेटल बदल दोगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट बदल, मेटल बदलने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का बदल जाना, तो अलग अलग मेटल की सारी स्थितियों में उसका जो है कि पोटेंशियल उसका क्या आता है, अलग अलग आता है। मतलब ऐसे समझो कि मान लो कि इसी क्लास में मैं इतने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी बातों को भाई कई तरह अपने हिसाब से ले रहे होंगे ना, सबका अपना अपना नेचर, कोई मतलब क्या पता, समझ गए तुम लोग, अलग अलग तरीके से जो है कि ले रहे होंगे, तो ये सब उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो वही कहानी है कि इलेक्ट्रोड जो बच्चों विभव होगा वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अलग अलग। सारी स्थितियां समान रखो, खाली उसका नेचर बदल दो, इलेक्ट्रोड बदल दो, धातु बदल दो, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात को समझे, अरे यहां तक कि कभी कभी सेम धातु की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने की वजह से। जैसे मान लो अभी हम ये समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो जिंक है, ठीक है ना, यहां पर मैं ले लिया आयरन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई जिंक का कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसको थोड़ा सा अगर लिखना चाहें रिएक्शन के तौर पर तो लिख सकते हैं कि Zn जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है भैया, सो सिंपल बात है। और जो आयरन होता है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन दोनों त्याग रहे हैं, परंतु दोनों का विभव क्या होगा, अलग अलग। ये नेचर इनका है, समझे क्या। और एक बात और समझो, अरे तुम लोग जानते हो कि जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहां से अगर देखें तो जो बच्चों आयरन है यह 2 इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है सामान्यतः और 3 इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है। तो जरा देखो, तो इस केस में समान धातु का भी इलेक्ट्रोड भी हो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बदल रहा है। अरे कभी आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कभी 3 इलेक्ट्रॉन। जब ऐसी सिचुएशंस आएगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग। सीधी सीधी बात है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड जो विभव होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो चाहे रिडक्शन का हो, वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग। क्या पहला फैक्टर सबको समझ में आया क्या। आते हैं दूसरे फैक्टर पर। दूसरा फैक्टर होता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता मतलब जो विद्युत अपघट्य लिए हैं उसका कंसंट्रेशन, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का क्या मीनिंग है बच्चों, जरा ध्यान देना। अच्छा उसको अभी किनारे रखिए,
अभी हम लोग किस तरह से डिपेंड करता है उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी एक बात बताना, विलयन की सांद्रता पर इलेक्ट्रोड भी हो डिपेंड करना भी चाहिए। जैसे मान लो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट जो लिए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए थे बच्चों, जो लाइट लिए थे, अगर मान लीजिए बच्चों इसका कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए हम 2 एम लेते हैं, 2 एम का मतलब समझ रहे हैं 2 मोल पर लीटर, ठीक है, और वही इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वही है, कुछ चेंज नहीं किए हैं, बस हमने क्या चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन 2 एम से कितना कर दिया 1 एम। समझ पा रहे हो? तो ऐसा करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। सब कुछ सेम है बच्चों, मेटल भी नहीं बदले हैं, सब कहानी सेम है, बट हमने क्या चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज किया। 2 एम से कितना कर दिया 1 एम। चाहे कुछ भी करो, जब तुम सांद्रता में अंतर करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसको समझ भी सकते हो, देखो कैसे, मान लो कि जरा ऐसे सोच लो कि जो आखिर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था वो आयंस की वजह से क्रिएट हो रहा था, तो तुम ज्यादा सांद्रता रखोगे तो ज्यादा आयंस रहेंगे। जब कंटेनर में तुम ज्यादा सांद्रता रखोगे तो ज्यादा आयंस मिलेंगे, और ज्यादा आयंस रहेंगे तो पोटेंशियल भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझे क्या? अरे मान लो कि कंटेनर में 2 आयन है, एग्जांपल के लिए मान लो 2 आयन है, कंटेनर में 1000 आयन है, तो किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, किसका पोटेंशियल ज्यादा, 1000 का ज्यादा होगा। तो आयंस जितने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज्यादा होगा। और आयंस कब ज्यादा होंगे, जब कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, ज्यादा। 1 लीटर में 2 मोल का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि 1 लीटर में 1 मोल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, 2 मोल का। 1 लीटर में 2 मोल आयंस हैं और 1 लीटर में 1 मोल आयंस हैं, तो 1 मोल वाली कंडीशन में उसका कंसंट्रेशन कम हो गया और 2 मोल पर लीटर वाली कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा। अर्थात उस कंडीशन में आयंस की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। और आयंस जितने ज्यादा रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना क्या रहेगा, ज्यादा होगा। क्या ये बात डाइजेस्ट कर पाए क्या? विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, मतलब विद्युत अपघट्य का जो घोल बनाए हैं उसका कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि विलयन जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जरा ध्यान देना, कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में या जो है कि मेटल इलेक्ट्रोड के रूप में हम गैस यूज किया करते हैं, ठीक है ना। तो इन केस आप गैस, जरा ध्यान देना, ठीक है, गैस की स्थिति में अगर हमारी कभी कभी हम बताएंगे, जब आपको एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब पढ़ाएंगे आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाएंगे, वहां पर गैस भी यूज होता है। तो अगर गैस की स्थिति में देखा जाए तो गैस की स्थिति में अगर गैस रहेगा तो इलेक्ट्रोड भी हो आंशिक दाब पर भी डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप प्रेशर बदलेंगे तो इलेक्ट्रोड भी वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। किस केस में? गैस के केस में। क्या बात को समझ पा रहे हो? अच्छा, कब गैस यूज किया जाएगा वो जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, लेकिन बस इतना समझो कि कभी कभी हम इलेक्ट्रोलाइट या मेटल्स के रूप में क्या यूज किया करते हैं, गैस यूज किया करते हैं। तो गैस की स्थिति में विद्यार्थियों वो आंशिक दाब पर भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, और जब प्रेशर पर डिपेंड करेगा मतलब प्रेशर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है और घट सकता है। अच्छा, बढ़ेगा कि घटेगा ये बात की बात है, इसको बाद में चर्चा करेंगे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। फिलहाल समझो कि बदल तो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, वो देखेंगे, अभी मैं उसी पर बात कर रहा हूं, उसको भी किनारे रखते हैं ना। घटेगा कि बढ़ेगा वो लेकर आएंगे जब नर्स इक्वेशन तो समझाएंगे, है कि नहीं है, और वहां से एक्सप्लेन करेंगे कि तब तो खुद ही बता देगा नर्स इक्वेशन घटेगा कि बढ़ेगा। फिलहाल इतना तो डाइजेस्ट कर ही रहे होगे कि डिपेंड करेगा। अगर आंशिक दाब बदलेगा तो गैस की स्थिति में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, बदल जाए। एक फैक्टर और बताते हैं, तीसरा फैक्टर है बच्चों, ताप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। किस पर? तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर बदलेंगे, जरा ध्यान देना, टेम्परेचर अगर बदलेंगे ना, टेम्परेचर को बदलेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जनरली अगर देखा जाए बच्चों तो जो ये इलेक्ट्रोड भी हो कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, 3, धातु की प्रकृति, विलयन की सांद्रता और किसमें, तापमान पर निर्भर करता है। बात को समझ पाए क्या? तो ये हो गया मुख्यतः इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर हो गया क्या? ये चीजें हैं। किसी को इसमें कोई दिक्कत?
विलयन की क्षमता घटाएंगे और बढ़ाएंगे, तो क्षमता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव वैसे ही बढ़ेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो घटेगा। लेकिन फिलहाल इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है ना, हम लोग उसको अभी टच नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं किस पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अगर ये समझ गए कि सब पर निर्भर करता है, इसका मतलब कि थोड़ा सोचना, इसका मतलब ये हो कि मैं कहूं कि काम कर लो, जिंक राड का जाओ इलेक्ट्रोड विभव निकाल कर लेकर आओ। मैं अगर तुम लोगों से होमवर्क दूं, जाओ इलेक्ट्रोड का, ये जिंक राड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल कर लेकर आओ, तो तुम निकाल कर लेकर आओगे तो मालूम चला कि एक कोई जाकर ठंडी के मौसम में किया एक्सपेरिमेंट, कोई गर्मी के मौसम में किया, किसी किताब का कोई पहाड़ पर किया तो कोई धरातल पर किया। मालूम चला कि ऐसे केस में आप टेम्परेचर वरी करके लेकर आ रहे हैं, तो जरा कॉमन सेंस लगाना, तब तो स्टूडेंट के द्वारा निकाला गया जिंक का इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग आएगा, क्योंकि तुम अलग अलग कंडीशन से निकाल कर लेकर आए हो। कोई टेम्परेचर कोई 25 पर लेकर निकाल के लेकर आया, कोई 30 पर निकाल के लेकर आया, गर्मी का मौसम चला कोई 40 पर निकाल के लेकर आया, है कि नहीं है? तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका अलग अलग आएगा। हमने धातु सेम दिया था आप लोगों को, परंतु आप जब निकाल के लेकर आएंगे तो सेम धातु का इलेक्ट्रोड विभव क्या आ सकता है, अलग अलग। तो ये जरूरी हो गया था कि एक टेम्परेचर को, मतलब जिस पर डिपेंड कर रहा है उस चीज को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। बात को समझ पा रहे हो क्या? अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें, ठीक है ना, फिक्स टेम्परेचर पर ध्यान देना, कुछ नई चीज बताने जा रहे हैं। फिक्स टेम्परेचर पर, फिक्स प्रेशर पर, ठीक है ना, अगर हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन सारी चीजों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर किसी धातु को मैं कहूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल कर लेकर आओ, तो तापमान, अगर तुम अलग अलग तापमान पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल कर लेकर आओगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, अलग अलग। तो हमने कहा कि काम कर लो, टेम्परेचर इतना कर लो, गैस के केस में प्रेशर इतना कर लो, कंसंट्रेशन इतना कर लो, हम निश्चित कर दिए, बोले जा तू निकाल के लेकर आ इतने पर, तब तो सब लोग सामान लेकर आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें, कंसंट्रेशन को फिक्स कर दें, इन केस ऑफ गैस में अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकाल कर लेकर आएंगे वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। बात को समझे क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। क्या बात को समझ पाए क्या? ठीक है ना। तो इस बात को भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से काम कर लेते हैं, क्या हेडिंग बना ही लेते हैं, क्या यहां से मानक इलेक्ट्रोड विभव।